द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की चर्चा एक बहुत बड़े विचार से शुरू करते हैं। फ्रॉम स्केर्सिटी टू सिंथेसिस, मतलब कमी से निर्माण की ओर। कल्पना कीजिए कि हमारे पास जीवन के सबसे बुनियादी कोड डीएनए को एडिट करने, उसे फिर से लिखने की शक्ति हो। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोमिक्स। हमारे सामने कुछ क्लास नोट्स और एक प्रेजेंटेशन डेक है जो इस जटिल विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे और ये दिखाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब की कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया को असल में बदल रही है। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों, जैसे पुरानी बीमारियां, छिपा हुआ कुपोषण और बदलते मौसम से लड़ने में कैसे मदद कर रही है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग साइंस की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि हर जीवित चीज एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन बुक यानी जीनोम के साथ आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग उस किताब में कुछ वाक्यों को बदलने, हटाने या नए वाक्य जोड़ने जैसा है। बेसिकली हम किसी जीव के डीएनए में हेरफेर करते हैं ताकि उसमें कोई नया गुण आ जाए या वो कोई नया उपयोगी प्रोटीन बनाने लगे। अच्छा, तो ये एक तरह की बायोलॉजिकल कट कॉपी पेस्ट प्रक्रिया हुई। लेकिन डीएनए तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो वैज्ञानिक ये कट पेस्ट करते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई खास टूल्स होते हैं? बिल्कुल, एक पूरी जेनेटिक टूल किट होती है। इसमें दो मुख्य औजार हैं। पहला है मोलेक्युलर सिजर्स यानी आणविक कैंची। इनका वैज्ञानिक नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम किसी जासूस की तरह डीएनए की लंबी चेन में खास कोड को पहचानते हैं और ठीक वहीं से उसे काट देते हैं। कमाल है। तो ये कैंची हमें अपनी पसंद का जीन निकालने देती है और फिर पेस्ट करने के लिए उसके लिए है मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद, जिसे लाइगेज कहते हैं। जब हम कटे हुए जीन को डीएनए के किसी दूसरे टुकड़े से जोड़ना चाहते हैं तो लाइगेज उन दोनों सिरों को चिपका देता है और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नया हाइब्रिड डीएनए बनता है जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यही पूरी टेक्नोलॉजी का आधार है। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हमारे नोट्स में इंसुलिन उत्पादन का जिक्र है, जो इस टेक्नोलॉजी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? हाँ, ये एक शानदार कहानी है। पहले डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन जानवरों, खासकर सुअर से निकाला जाता था, जो बहुत महंगा और कम असरदार था। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग ने सब कुछ बदल दिया। पहला कदम था इंसानी पैंक्रियास की कोशिकाओं से उस जीन को ढूंढना और निकालना जो इंसुलिन बनाता है। इसके लिए हमारी मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आरए एंजाइम का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारे पास आ गया, लेकिन इसे काम करने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत होगी, है ना? सही पकड़ा, और वो फैक्ट्री है ई कोलाई बैक्टीरिया। वैज्ञानिकों ने ई कोलाई से एक छोटा गोल डीएनए का टुकड़ा निकाला जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है, एक बायोलॉजिकल ट्रक जो हमारे जीन को बैक्टीरिया के अंदर ले जाएगा। फिर उसी कैंची से इस प्लाज्मिड को भी काटा गया। तो अब हमारे पास इंसानी जीन भी है और एक खुला हुआ प्लाज्मिड भी। अब ग्लू का काम आएगा। एकदम सही। लाइगेज एंजाइम की मदद से इंसुलिन वाले जीन को उस प्लाज्मिड में चिपका दिया गया। अब ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। फिर इस नए प्लाज्मिड को वापस ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया गया। अब वो बैक्टीरिया एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया, जिसके पास इंसानी इंसुलिन बनाने की क्षमता थी। और आखिरी कदम, इस एक बैक्टीरिया से अरबों बैक्टीरिया बनाना। बिल्कुल। उस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को एक बड़े बायोरिएक्टर में पोषक तत्व देकर पाला जाता है। बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं और हर बैक्टीरिया इंसुलिन बनाता है। बाद में उस इंसुलिन को प्योरीफाई करके दवा बना ली जाती है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सच में क्रांति है। आपने वेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। क्या प्लाज्मिड के अलावा भी दूसरे वेक्टर्स होते हैं? हाँ, वेक्टर का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीन कहाँ भेजना चाहते हैं। हमारे चार्ट के अनुसार बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड सबसे आम है, लेकिन अगर हमें जानवरों या इंसानी कोशिकाओं में जीन डालना हो तो हम वायरस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वायरस कोशिकाओं को इन्फेक्ट करने में माहिर होते हैं। और पौधों के लिए? पौधों के लिए खास बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम सबसे लोकप्रिय वेक्टर है।
ये प्राकृतिक रूप से पौधों में अपना डीएनए डालता है, तो वैज्ञानिक इसी की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और लैब के जटिल एक्सपेरिमेंट्स के लिए कॉस्मिड और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे बड़े वेक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, तो इंसानों के लिए दवा बनाने से लेकर अब हम पौधों की बात पर आते हैं। यही टेक्नोलॉजी खेती में कैसे इस्तेमाल हो रही है, खासकर जीएम फसलों के रूप में? हमारे नोट्स में इसके कई फायदे बताए गए हैं। हाँ, जीएम फसलों का लक्ष्य खेती की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाना है, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, न्यूट्रिशन को बेहतर करना, जिस पर हम अभी बात करेंगे, और फसलों को हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाना। इसके अलावा कीटों से लड़ने की क्षमता देना, जिसे पेस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, भी एक बड़ा लक्ष्य है। हमारे नोट्स में जीएम फसलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: ट्रांसजेनिक, सिसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक। इनमें क्या फर्क है? इसे एक कार के उदाहरण से समझते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब है किसी असंबंधित प्रजाति से जीन लेना। ये एक कार में हवाई जहाज का इंजन लगाने जैसा है, एकदम बाहरी तकनीक। ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसके लिए कड़े रिस्क असेसमेंट की जरूरत होती है। और सिसजेनिक? सिसजेनिक में जीन किसी मिलती जुलती प्रजाति से लिया जाता है। ये उसी कार कंपनी के किसी स्पोर्ट्स मॉडल का इंजन अपनी कार में लगाने जैसा है तो अलग, लेकिन ज्यादा स्वाभाविक और मिलता जुलता। इसका नतीजा पारंपरिक हाइब्रिडाइजेशन जैसा ही होता है। और तीसरा, नॉन ट्रांसजेनिक? ये दिलचस्प लग रहा है। ये सबसे दिलचस्प है। इसमें हम कोई बाहरी इंजन नहीं लगाते, बल्कि कार के अपने इंजन से कोई ऐसी चीज हटा देते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को कम कर रही थी। यानी पौधे के अपने जीनोम से अवांछित जीन को हटा दिया जाता है। ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित और एक उभरता हुआ विकल्प है। पहला है गोल्डन राइस। ये हमारे कमी से निर्माण वाले विचार पर बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। समस्या थी विटामिन ए की कमी, जिससे दुनिया भर में लाखों बच्चे अंधेपन का शिकार होते हैं। सामान्य चावल में सिर्फ स्टार्च होता है, विटामिन ए नहीं। ये एक बहुत बड़ी कमी थी। तो वैज्ञानिकों ने इसका समाधान कैसे निकाला? उन्होंने डैफोडिल पौधे से बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन निकाला और इसे चावल में डाल दिया। बीटा कैरोटीन वही पदार्थ है जो गाजर को नारंगी रंग देता है और हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। नतीजा था गोल्डन राइस, जो दिखने में सुनहरा है और विटामिन ए का एक स्रोत भी है। ये तो कमाल का समाधान है, लेकिन मैंने सुना है कि इसे लेकर बहुत विवाद भी हुए हैं। बिल्कुल। इंगो पोर्ट्रिकिस और पीटर बेयर ने इसे रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से विकसित तो कर लिया, लेकिन इसे खेतों तक पहुंचने में दशकों लग गए। कई समूहों ने इसका विरोध किया। फिर भी 2021 में फिलीपींस इसे व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना। और ये मंजूरी मतलब दशकों के वैज्ञानिक संघर्ष पर एक बड़ी जीत थी। इसने दिखाया कि मानवतावादी लक्ष्यों के लिए बनाई गई तकनीक आखिरकार राजनीतिक बाधाओं को पार कर सकती है। दूसरा बड़ा उदाहरण है बीटी कॉटन। भारत में तो इसका नाम सबने सुना है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी भी एक बड़ी समस्या से शुरू होती है, पिंक बॉलवर्म। ये कीट भारत में कपास की फसल को तबाह कर देता था। किसानों को भारी मात्रा में कीटनाशक छिड़कने पड़ते थे। तो इसका समाधान भी किसी दूसरे जीव से आया? हाँ, मिट्टी में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस यानी बीटी से। इस बैक्टीरिया में एक खास जीन होता है, क्रायजीन, जो एक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन कुछ खास कीटों के लिए जहर का काम करता है। वैज्ञानिकों ने यही क्रायजीन निकालकर कपास के पौधे में डाल दिया। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधा अब अपना कीटनाशक खुद बना रहा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये जो क्राय प्रोटीन है, जिसे बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं, ये बॉलवर्म के पाचन तंत्र में जाकर ही एक्टिवेट होता है और उसे नष्ट कर देता है। इंसानों और दूसरे जीवों का पाचन तंत्र अलग होता है, इसलिए ये उन पर असर नहीं करता। इसे मॉन्सेंटो कंपनी ने विकसित किया था और आज भारत में 95% से ज्यादा कपास की खेती बीटी कॉटन की है। ये आंकड़ा दिखाता है कि इसने किसानों को कितना फायदा पहुंचाया है। हमारे नोट्स में कुछ और भी दिलचस्प उदाहरण है, जैसे DMH11 सरसों, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। इसमें बार्नेस बारस्टार सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? इसे पौधे के लिए एक लॉक इन की सिस्टम की तरह समझिए। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया। बार्नेसी जीन पौधे को सेल्फ पॉलिनेशन करने से रोकता है। ये लॉक है
और बारस्टार जीन उस असर को बेअसर कर देता है ताकि वैज्ञानिक अपनी मर्जी से उसका पॉलिनेशन करवा सकें। ये की है। इससे बेहतर हाइब्रिड बनाना आसान हो जाता है। हालांकि ये अभी भारत में कानूनी लड़ाई में फंसी हुई है। एक और अनोखा उदाहरण है जीएम रबर का। ये सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। हाँ, प्राकृतिक रबर गर्म और नम जलवायु में उगता है, लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की ठंड में इसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसके समाधान के लिए इसमें MNSOD नाम का एक जीन डाला गया जो पौधे को ठंड सहने की ताकत देता है। दुनिया का पहला जीएम रबर 2021 में गुवाहाटी में लगाया गया। ये दिखाता है कि हम फसलों को सिर्फ कीड़ों से नहीं बल्कि बदलते मौसम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण, चाहे वो चावल हो, कपास हो या रबर, एक एक जीन को बदलने पर टिके हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरे जेनेटिक नक्शे को ही देखना शुरू कर दें? यहीं से जीनोमिक्स का विशाल क्षेत्र शुरू होता है ना? बिल्कुल। जीनोमिक्स किसी एक जीन का नहीं बल्कि पूरे जीनोम का अध्ययन है। इस क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 1990 से 2003 तक चला। इसने पहली बार पूरे इंसानी जेनेटिक कोड को पढ़ा और मैप किया। इसका क्या असर हुआ? इसने दवा और बायोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। अब हम कई बीमारियों के जेनेटिक आधार को बेहतर समझते हैं। जीन थेरेपी जैसी नई इलाज पद्धतियां विकसित हो रही हैं और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का दौर शुरू हो रहा है। मतलब आपके डीएनए के हिसाब से आपका इलाज। लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होंगी, प्राइवेसी जैसी। हाँ, जेनेटिक भेदभाव और प्राइवेसी बड़े मुद्दे हैं। सोचिए, अगर किसी को नौकरी या बीमा इस आधार पर ना मिले कि उसके जीन्स में भविष्य में किसी बीमारी का खतरा है। ये एक गंभीर नैतिक सवाल है। हमारे नोट्स में अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का भी जिक्र है। ये क्या है? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी बड़ा मिशन है। इसका लक्ष्य 2028 तक पृथ्वी पर मौजूद 15 लाख ज्ञात यूकेरियोटिक जीवों यानी पौधों, जानवरों, फंगस के जीनोम को सीक्वेंस करना है। ये जीवन की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जैसा है। भारत भी इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, तो भारत इस क्षेत्र में और क्या कर रहा है? भारत जीनोमिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2020 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका लक्ष्य 10,000 भारतीयों के डीएनए का अध्ययन करना है ताकि हम अपनी आबादी की आनुवांशिक विविधता और बीमारियों को बेहतर समझ सकें। इसका डेटा जनवरी 2025 में रिलीज हुआ। मतलब इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक रिसर्च? हाँ, और इसका एक और शानदार एप्लीकेशन है जीनोमिक सर्विलेंस। हमने कोविड-19 के दौरान एनसाकोग लैब चेन को नए वेरिएंट्स को ट्रैक करते देखा। अब इसी तरह का सिस्टम टीबी की निगरानी के लिए भी विकसित किया जा रहा है। कुछ और नए शब्द भी हैं, जैसे ईडीएनए और सीएफडीएनए। ये क्या है? ईडीएनए यानी एनवायरमेंटल डीएनए। ये पर्यावरण में मौजूद डीएनए है जो जीवों के मल, त्वचा या लार से आता है। जैसे जंगल की मिट्टी या पानी का सैंपल लेकर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ कौन-कौन से जानवर रहते हैं बिना उन्हें देखें। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत उपयोगी है। और सीएफडीएनए? सीएफडीएनए यानी सेल फ्री डीएनए। ये हमारे खून जैसे तरल पदार्थों में तैरते डीएनए के छोटे टुकड़े हैं। इनका इस्तेमाल कैंसर का जल्दी पता लगाने वाले जेमिनी टेस्ट और गर्भावस्था के दौरान बिना किसी जोखिम के बच्चे की जांच यानी नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग में हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी शक्तिशाली है और इसके फायदे भी दिख रहे हैं। फिर भी खासकर भारत में जीएम फसलों को लेकर इतना विरोध और बहस क्यों होती है? हमारे स्रोतों के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है व्यावसायिक, मतलब कमर्शियल। बीज टेक्नोलॉजी के लिए मोनेस्टो जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाती है। इससे छोटे किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ने और बाजार पर कुछ कंपनियों का कब्जा होने का डर रहता है। दूसरा कारण पर्यावरण से जुड़ा है। हाँ, पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ी हैं। एक डर ये है कि समय के साथ कीटों में बीटी प्रोटीन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जिससे ये टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी। दूसरा बड़ा डर जीन एस्केप का है, जिससे सुपरवीड्स बन सकते हैं। जैसे अगर हर्बिसाइड प्रतिरोधी जीन किसी जंगली खरपतवार में चला गया तो उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं हैं। बिल्कुल। तीसरा कारण है स्वास्थ्य। जीएम खाद्य पदार्थ खाने के लंबे समय में क्या असर हो सकते हैं,
ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि कई स्टडीज इन्हें सुरक्षित बताती हैं, लेकिन एक अनिश्चितता बनी हुई है जिस वजह से कई लोग सतर्क रहते हैं। तो इन सभी विवादों और चिंताओं को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? क्या ये टेक्नोलॉजी यहीं रुक जाएगी? या जीन एडिटिंग की तकनीक आती है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। इसमें बाहरी जीन जोड़ने के बजाय SDN1 और 2 जैसे एंजाइम का उपयोग करके पौधे के अपने जीनोम से ही अवांछित जीनों को काटा या हटाया जाता है। इसके क्या फायदे हैं? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, लोअर रिस्क। चूंकि कोई बाहरी जीन नहीं है, तो जैविक और पर्यावरणीय जोखिम काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, फास्टर डेवलपमेंट। ये तकनीक सस्ती है और इसके लिए कम फील्ड ट्रायल्स की जरूरत पड़ती है। और तीसरा शायद लोगों की स्वीकृति से जुड़ा होगा। एकदम सही। ग्रेटर एक्सेप्टेंस। चूंकि ये ट्रांसजेनिक नहीं है, इसलिए यूरोपीय संघ जैसे सतर्क बाजारों में भी इन्हें मंजूरी मिलने की संभावना ज्यादा है। ये दिखाता है कि विज्ञान हमेशा बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा सटीक समाधानों की तलाश में रहता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स को समझा, इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवा बनाने की प्रक्रिया देखी, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन जैसी क्रांतिकारी फसलों के बारे में जाना और इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहसों पर भी नजर डाली। ये पूरी कहानी एक बुनियादी तनाव को दर्शाती है। एक तरफ मानवता की बड़ी समस्याओं को हल करने की अपार क्षमता है और दूसरी तरफ इससे जुड़े वास्तविक, व्यावसायिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं। नॉन ट्रांसजेनिक तरीकों की ओर बढ़ना ये दिखाता है कि ये क्षेत्र अब और भी परिपक्व हो रहा है। जाते जाते एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत में खाद्य टीकों मतलब एडिबल वैक्सीन्स का जिक्र है, जिन्हें रिसर्च लेवल पर आलू और केले में विकसित किया जा रहा है। सोचिए, अगर कोई सामान्य फल हैजा जैसी बीमारी से बचा सकता, तो यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे बदल देगा और हमारे भोजन को लेकर हमें किन नए नैतिक सवालों का सामना करना पड़ेगा।